हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लक्षद्वीप जो है अब यूनियन टेरिटोरी है, उसको अभी 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का दर्जा मिल चुका है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटोरी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का अभी किस तरीके का ग्रोथ रहा है अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सब कुछ हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स से आकर जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिन दोनों की लिंक नीचे दी हुई है। सो देखिए, अभी की न्यूज़ ये है कि जो सिक्किम स्टेट, आपको मालूम होगा सिक्किम जो अभी नॉर्थ ईस्ट में आता है, उसके बाद लक्षद्वीप जो ऐसा यूनियन टेरिटोरी जो इंडिया का, अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट ऐसा यूनियन टेरिटोरी है इंडिया का जिसे 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का ये टैग मिल चुका है। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ लक्षद्वीप जो है वो पहले से ही लास्ट अगर 15 ईयर से मैं बात करूँ तो ये हमेशा से, आपको मालूम होगा, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन जो इंडिया के बाहर आता है, मेनलैंड टेरिटोरी के साथ अटैच्ड नहीं है। सो इसमें इस सेंस में अगर हम बात करें तो ये 15 लास्ट अगर 15 ईयर्स में देखें तो यहाँ पे कोई भी केमिकल या फिर इस तरीके की कोई भी रिलेटेड जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, जैसे पेस्टिसाइड हो गया, या फिर मैं बोलूँ कि फर्टिलाइजर्स हो गया, इस तरीके कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था मेनलैंड से लक्षद्वीप पे। सो टेक्निकली अगर हम बात करें तो लास्ट 15 साल से पहले ही ये ऑर्गेनिक पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अडॉप्ट कर चुका था। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी की सिचुएशन ये है कि अभी इसको सर्टिफाइड कर दिया गया है कि ये जो यूनियन टेरिटरी है ये 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है। जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिलेटेड टू फूड ग्रेन या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, आप जो भी बोल लें, वो टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड के थ्रू ही यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। सो अगर मैं बात करूँ लक्षद्वीप के बारे में तो लक्षद्वीप देखिए, ये जो यहाँ पे एरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एरिया है वो रेड कलर में वो लक्षद्वीप है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये 36 आइलैंड्स जो है, स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स। सो आप इसको आर्चीपेलेगो भी बोल सकते हैं। मैंने कई बार आपको बताया, आर्चीपेलेगो का मतलब होता है कि रेंज ऑफ स्मॉल आइलैंड्स कंसिस्टिंग टुगेदर दे फॉर्म आर्चीपेलेगो। ठीक है। सो आर्चीपेलेगो जो है 36 आइलैंड्स जो है, स्मॉल इंडियन आइलैंड्स, उनको ये यूनिफॉर्म करके इसको लक्षद्वीप बोला गया है। और इसमें जैसे 12 एटोल्स भी हैं, 3 रिप्स भी हैं, 5 सबमर्ज्ड बैंक भी हैं, और 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स भी हैं। सो अगर मैं बात करूँ, ये कोची से अराउंड 220 टू 440 किलोमीटर है, जो अलग अलग आइलैंड्स हैं। तो आपकी ये टास्क है कि आप गूगल करके सर्च कीजिए कि एटॉल्स, रीफ्स, इन सब के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। सो अगर मैं बात करूँ लक्षद्वीप की मेजर प्रोडक्शन कौन सी ऐसी क्रॉप होती है या किस तरीके के प्लांट्स वहाँ पे लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले तो कोकोनट वहाँ की मेजर क्रॉप है, जहाँ पे प्रोडक्शन अगर मैं बात करूँ 553 लाख नट्स पर ईयर, इस तरीके की ह्यूज पोटेंशियल मार्जिन है वहाँ पे। सो एरिया जो है अगर बात करूँ 2689 हेक्टेयर्स में वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन कोकोनट होता है, प्रोडक्शन वहाँ पे। ठीक है। और ये जो कोकोनट की प्रोडक्शन होती है वो इन एंड आउट थ्रू आउट जो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक मेथड से ही होती है। इसके बाद अगर बात करूँ कोकोनट प्रोडक्शन के बाद फिशिंग जो वहाँ की मेजर एक्टिविटी है, जो कि वहाँ के लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है लोगों के लिए। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब दोज एक्टिविटीज विच जनरेट्स अ ह्यूज अमाउंट और इवन एट लेस अमाउंट टू द सम काइंड ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज टू द पीपल। सो अगर कोई आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको पैसे मिल रहे हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सो ये जो एरिया है, अगर मैं बात करूँ, आइसलैंड जो है वो हाईली प्रोडक्टिव है इन केस अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वहाँ के लैंड बहुत ही फर्टाइल है, जो कि अगर लास्ट 15 ईयर से लोग वहाँ पे ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये जो अवेलेबिलिटी, अगर फिश की प्रोडक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है। सो इस तरीके की लक्षद्वीप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिनारियोज हैं। सो अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है क्या होती है, अगर सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई भी प्रोडक्शन, आप कोई भी प्लांट्स या फिर कोई भी ऐसा फूड ग्रेन्स आप प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि, अगर मैं बात करूं, फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो उस तरीके के सेंस में हम उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है वो बेनिफिट्स ऑब्टेन करता है रिसाइकलिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स की। जो रिसाइकलिंग होता है तो उस नेचुरल प्रोडक्ट से बेनिफिट उसको मिलता है, अगर मैं बात करूँ सॉइल की, और उससे फिर वो उसकी फर्टिलिटी में थ्राइविंग होती है। ठीक है।
सो अगर मैं बात करूँ ग्रीन मैन्योर, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स या स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड, इसमें एम्प्लॉयड किए जाते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी के लिए। सो अगर मेजर इशू अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर बेनिफिट्स इसमें होते हैं, जैसे क्या होता है कि काऊ डंग होता है, काऊ डंग से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है या ऑर्गेनिक मैन्योर्स उसको हम बोलते हैं, उसको यूटिलाइज किया जाता है टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, ठीक है। सो इस तरीके के सॉइल, जैसे क्या होता है कि केमिकल फार्मिंग आप करते हैं तो कुछ सालों के बाद आपको जो भी वहाँ की लैंड है उसको मैन्योर वहाँ पे छोड़ देना पड़ता है ताकि वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिवाइव हो सके फिर से, लेकिन मैन्योर में इस तरीके की उस पर इम्पैक्ट मतलब सॉइल पे नहीं होती है। सो अगर मैं बात करूं मेजर एम क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो देखिए सबसे पहले तो मेजर एम होता है कि जो लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी है सॉइल की वो मेंटेन किया सके। जैसा मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो आपको 1 या 2 साल के बाद में फिर 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए जो भी सॉइल है उसको गैप करना पड़ता है ताकि उसकी फर्टिलिटी जो है वो फिर से रिवाइव हो सके। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इसमें कोई भी इस तरीके के केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं या कोई केमिकल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी उसको हैम्पर्ड कर सके। तो इस सिचुएशन में ये बेनिफिट होता है। फिर जो होता है इसका मेजर बेनिफिट होता है कि ये इनपुट कॉस्ट जो होती है, जो भी आपकी लागत होती है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप कोई भी किसान जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें जो जो भी उसमें उसकी खर्च होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और जिससे फिर वो क्या करता है कि इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है नेचुरल रिसोर्सेज अपने हैं, जो भी काऊ डंग्स हैं उसको उसको थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं सड़ा के उसको सड़ जाता है, तब उसको फिर यूज़ किया है खेतों में। फिर आप वेजिटेबल्स की लीव्स हो गए या फिर जो प्लांट्स के लीव्स हो गई वो धीरे धीरे जब जब जमीन पे गिरती हैं वो धीरे धीरे अपने आप जब उसमें बायोडिग्रेडेबल हो जाती है तो उस तरीके से फिर सॉइल की बेनिफिट होती है। और इसके बाद मैं बात करूँ ये फॉर्म्स जो है वो पोल्यूशन जो भी एग्रीकल्चर टेक्निक्स से आते हैं, जैसे आपको मालूम होगा ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था 1960s में, तो उस समय हमें बहुत ही एक मेजर बूस्ट हुआ जब प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें, लेकिन इससे जो भी इन्वायरमेंटल अगर मैं हैम्परिंग बोलूँ वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे कई बार हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी थी सॉइल की वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गई और कई बार तो उसको 2-2 साल तक के लिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो फर्टिलिटी अपने आप फिर से रिवाइव हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि ये अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो ये प्रोवाइड करता है क्वालिटी फूड स्टफ्स, जिससे कि कई बार लोग क्वालिटी फूड स्टफ्स को खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एज कम्पेयर टू दोज प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस थ्रू द केमिकल फार्मिंग, ठीक है। इसके बाद जो अगर मैं बात करूँ यूजेज और बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो यूज़ ये होता है या बेनिफिट में बोलूँ कि टॉक्सिक सब्सटेंसेज जो इन्वायरमेंट में होते हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी केमिकल चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स जो कि प्रोडक्शन में उसकी हेल्प कर सके वो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो कंपोस्ट के फॉर्म में वो डिग्रेड खुद ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बेनिफिट में बोलूँ, जैसे ये जॉब क्रिएट करता है, जॉब क्रिएट का सेंस आप इस तरीके से समझिए कि कई बार आप देखते होंगे कि लोग विच आर मेनी पीपल विल सी दैट लोग ये प्रेफर्ड करते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है हम उसको खरीदें, इवन इफ दैट प्रोडक्ट इज कॉस्टिंग मोर एज कम्पेयर टू दोज प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस थ्रू द और केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इस सेंस में क्या होता है कि जॉब की क्रिएशन की जो अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। फिर इसके बाद है कि असिस्टिंग द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज में इंडिया को आपको मालूम होगा कि एक वर्ल्ड लीडर की तरह इमर्ज हो रहा है। तो इस तरीके से इस सेंस में क्या करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी सिनारियोज है जहाँ पे अभी धीरे धीरे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि हमारा एक प्रेस्टीज भी है, ठीक है। और इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर जो एग्रीकल्चर है और रिडक्शन इन फार्म वेस्ट, तो फार्म वेस्ट जो भी होता है उसमें भी ये जैसे कि मान लो कि अगर काऊ डंग है, काऊ डंग को अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप फेंक देंगे, जिससे कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन या कुछ और भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन इस सेंस में अगर आप देखें कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं होंगे और मैनुअर्स यूज होंगे तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट की पोल्यूशन है वो भी उसमें भी रिडक्शन होगी और इससे बेनिफिट भी होगा एग्रीकल्चर फार्मर्स को, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।